हेलो इलेक्ट्रीशियन, स्वागत है आप सभी का आरवी ट्यूशन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले हैं आईटीआई फर्स्ट ईयर इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी का चैप्टर नंबर 13। जैसा कि आप जानते हो, इससे पहले के सभी चैप्टर को मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। वीडियोस अवेलेबल हैं चैनल पर। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा, या फिर आप चैनल पर जाएंगे तो आपको सभी वीडियोज़ मिल जाएंगी। जो भी वीडियो आपने मिस हुई है वो आप वहाँ पर जाकर देख सकते हो। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर शुरू करने वाले हैं, जो कि है इल्यूमिनेशन, प्रदीप्ति इसे बोलते हैं, है ना। एंड ये चैप्टर जो है लाइट बेस है, यानी कि आपने जो लाइट चैप्टर पढ़ा था क्लास 10th में उसका थोड़ा बहुत यहाँ पर यूज़ होगा, है ना। बाकी लेंस तो यहाँ पर नहीं आएगा, जो कि आपके 10th क्लास में लेंस भी था, है ना, वो तो यहाँ पर नहीं होगा। लेकिन लाइट यहाँ पर है और लाइट से रिलेटेड बहुत सी चीज़ें आपको यहाँ पर पढ़ने को मिलेंगी। एंड काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, यकीन मानिए। और इस वीडियो को एंड तक कंप्लीट देखिए। आज की इस वीडियो में मैं आपको इस चैप्टर के 4 से 5 टॉपिक्स को क्लियर करके देने वाला हूँ। एंड यहाँ से भी आपके क्वेश्चन बनते हैं सीबीटी एग्जाम में। एंड मैंने आपको नोट्स भी प्रोवाइड कर दिए हैं टेलीग्राम चैनल पर, तो अगर आपने डाउनलोड नहीं किए हैं तो डाउनलोड कर लेना। बाकी हम वीडियो को शुरू करते हैं। आपको हर एक पॉइंट, हर एक टॉपिक को अच्छे से समझाने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, हमारा जो चैप्टर है ना, इल्यूमिनेशन है। मैंने आपको बता दिया, इसमें जो है मोटा मोटा आप लाइट के बारे में ही पढ़ेंगे सारा कुछ। तो देखिए, इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन क्या है, तो देखिए, प्रकृति में पाए जाने वाले वे पदार्थ जो अपनी सतह पर यहाँ पर सड़ने नहीं है, पड़ने है ना, पड़ने वाले प्रकाश को अवशोषित करके अपेक्षाकृत कम आवृत्ति का प्रकाश उत्पन्न करते हैं, है ना। तो उन्हें हम क्या कहते हैं भैया, प्रदीप्ति पदार्थ कहते हैं। काफ़ी आसान डेफिनेशन है, याद भी होनी चाहिए आपको भाई। प्रदीप्ति चैप्टर पढ़ रहे हो और उसकी परिभाषा ही याद नहीं होगी तो ये तो गलत बात है ना। तो ये आप याद कर लेना, काफ़ी आसान है। प्रकृति में जो भी ऐसे पदार्थ हैं जो पाए जाते हैं ना, अपनी सतह पर पड़ने वाले प्रकाश को अवशोषित कर लेते हैं, है ना। तो वो जो है क्या कहलाते हैं, कम आवृत्ति का प्रकाश उत्पन्न करते हैं और उन्हें हम क्या कहते हैं, प्रदीप्ति कहते हैं। बस इतना आप ध्यान रखिए। अतः उत्सर्जन की घटना प्रदीप्ति यानी इल्यूमिनेशन कहलाती है। देखिए, ये पदार्थ हमारे प्रदीप्ति पदार्थ कहलाएंगे और ये जो घटना है ना, इसे हम इल्यूमिनेशन कहते हैं, प्रदीप्ति घटना कहते हैं। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे, इसके बाद हमने लिखा है, प्रदीप्ति को समझने के लिए प्रकाश के विषय में जानकारी होना आवश्यक है। मैंने आपको बताया, अगर आपको लाइट की थोड़ी बहुत भी जानकारी है तो आप इस चैप्टर को आसानी से समझ लेंगे। प्रदीप्ति को समझने के लिए आपको प्रकाश के विषय में जानकारी होना ज़रूरी है ना। क्योंकि प्रदीप्ति किसी सतह पर प्रकाश के टकराने का ही प्रतिफल है, जैसा कि आप जानते हो। अब देखिए, ये जो आप लिखा हुआ है ना, ये आप फ़ोन में देख रहे हो, तो ये आप कैसे देख पा रहे हो। सबसे पहली बात, लाइट यहाँ पर है तभी आप देख पा रहे हो। अगर मैं यहाँ पर लाइट बंद कर दूँ तो आपको कुछ भी दिखाई नहीं देगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से जो है प्रकाश टकराएगा नहीं और आपकी आंखों तक नहीं पहुँचेगा, है ना। तो इसलिए नहीं दिखाई देगा। अब देखिए, यहाँ पर जो है ये आपको दिखता कैसे है, तो देखिए यहाँ पर जो है लाइट पड़ रही है इस पेज पर, है ना, इस स्क्रीन पर, और वो टकरा करके आपकी आंखों तक जा रही है, तब आपको ये सारी चीज़ें दिख रही हैं, है ना। तो ये आपका होता है लाइट का कंसेप्ट। तो यहाँ पर हम पढ़ लेते हैं, लाइट यानी प्रकाश क्या होता है। तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंखों को वस्तुओं का बोध कराती है ना। अब देखिए, जो प्रकाश है, लाइट है ना, वो क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा है, एनर्जी है ना, जो हमारी आंखों को वस्तुओं का बोध कराती है कि सामने क्या चीज़ है, हम पहचान पाते हैं, देख पाते हैं, है ना। अर्थात उन्हें देखने के लिए हमें सहायता करती है ना। किसी वस्तु को देखने के लिए हमें सहायता करती है। अब मुझे ये पेन दिखाई दे रहा है, कैसे दिखाई दे रहा है भाई, लाइट है तभी मुझे दिखाई दे रहा है। अगर मैं आपकी सारी लाइट्स ऑफ कर दूं तो मुझे कुछ दिखाई नहीं देगा, है ना। तो इसका मतलब यही है कि जो लाइट है ना, वो हमें वस्तुओं को देखने में मदद करती है और ये क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा है ना। इतना आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद आपको क्या लिखना है, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, इसके बाद आपको लिखना है यहाँ पर सूर्य का श्वेत प्रकाश, है ना। जो सूर्य, जो सनलाइट होती है ना, उसका जो वाइट, अब देखिए काफ़ी स्टूडेंट्स क्या समझते हैं ना, सूरज से पीले कलर की रोशनी आती है। ऐसा नहीं है, सूरज से जो है सफ़ेद कलर की रोशनी आती है, जिसे हम श्वेत कलर कहते हैं ना। तो आप ध्यान रखेंगे, जो सूर्य का प्रकाश है ना, उसमें श्वेत प्रकाश होता है, वाइट कलर की लाइट होती है, वाइट लाइट ऑफ सन। इतना आप ध्यान रखेंगे। अब ये आप कहेंगे वाइट होती है तो हमें तो बहुत सारे कलर दिखाई देते हैं, तो वो एक प्रिज्म का भी आपने देखा होगा, या फिर आपने बचपन में क्या किया होगा ना, कैसेट वगैरह आती थी ना, तो कैसेट को आपने सनलाइट में लाए होंगे एंड आपने जो है दीवार पर बना करके देखा होगा, तो वहाँ पर 6 से 7 कलर जो वहाँ पर बन जाते हैं ना, कलरफुल, जिसे आप क्या कहते हो, जैसे आपने जब बारिश के टाइम में भी देखा होगा, है ना, 7 कलर का वो बन जाता है ना, तो वो आपने देखा होगा। तो वो क्या है,
वो आपका श्वेत प्रकाश होता है, वो 7 रंगों में विभाजित हो जाता है। और किसके सहायता से होता है? प्रिज्म की सहायता से होगा, है ना। इसे हम विबग्योर से समझते हैं। तो देखिए, सूर्य का श्वेत प्रकाश वास्तव में 7 विभिन्न रंगों का मिश्रण होता है। जो सफ़ेद कलर होता है ना सूरज का, है ना, वो 7 रंगों का मिश्रण होता है ना। ये रंग बैंगनी, ये रंग कैसे होते हैं? ये रंग बैंगनी, आसमानी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल होते हैं, है ना। 7 कलर होते हैं, याद रखिएगा। इसे हम ट्रिक से समझ लेते हैं। याद रखने की एक ट्रिक है विबग्योर, है ना। अगर आपको याद नहीं रहते कि सूरज के सफ़ेद प्रकाश में 7 रंग कौन कौन से होते हैं, तो आप इस ट्रिक को याद कर लें, विबग्योर, है ना। विबग्योर में सभी रंग यहाँ पर आ जाएंगे। देखिए, आर से रेड हो गया, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, है ना। और ये आई से क्या हो जाएगा? आई से यहाँ पर एक मिनट, बैंगनी हो गया, आसमानी, है ना, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। यहाँ पर वॉयलेट हो जाएगा एंड यहाँ पर आसमानी इसका हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से आप इसे ट्रिक से याद रख सकते हो। बाकी ये आपने पढ़ रखी होगी, है ना, क्लास 10th में। ज़्यादा इस पर डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद आपका नेक्स्ट है प्रकाश का स्वरूप, है ना। प्रकाश का स्वरूप क्या होता है? फॉर्म ऑफ लाइट, है ना। तो देखिए, प्रकाश किरणें विद्युत चुंबकीय विकिरण, जिसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कहते हैं, इसके रूप में गमन करती हैं, यानी चलती हैं, है ना। और प्रकाश की गति कितनी होती है, ये तो आप जानते ही होंगे, है ना। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है ना। ये तो आप जानते ही होंगे। तथा इसकी जो तरंग दैर्ध्य होती है ना, ये भी आपको पता होनी चाहिए, इसकी तरंग दैर्ध्य कितनी होती है। जो सनलाइट की है उसकी तरंग दैर्ध्य कितनी होगी? तो 380 × 10⁻⁻9 मीटर होगी। और यहाँ से जो है 760 × 10⁻⁻9 मीटर तक होती है। यानी 380 से 360, और ये गुणे में आपको देखेंगे ये तो सेम ही है ना। तो 380 × 10⁻⁻9 मीटर से 760 × 10⁻⁻9 मीटर तक होती है। ये आपको याद रखना है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से भी आपको क्वेश्चन बन सकता है। तो देखिए, बैंगनी रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है। अब आप कहेंगे ऐसा क्यों? लाल रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक क्यों होती है? तो जैसा कि आप जानते हो, जो प्रिज्म से श्वेत प्रकाश गुजरता है तो वो 7 रंगों में विभाजित होता है ना। तो सबसे नीचे हमारा कौन सा रंग होता है? तो विबग्योर ट्रिक आपने पढ़ी होगी, है ना। तो सबसे नीचे आपका कलर होता है लाल, है ना। तो वहाँ पर जो है लाल रंग की क्या है? तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होती है। और जो आपका बैंगनी कलर है, एक मिनट, जो बैंगनी कलर है वो नीचे होता है ना। अगर मैंने उल्टा बोल दिया हो तो बैंगनी रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है। क्लियर? ये आपको याद रखना है। इसके बाद देखिए, बैंगनी जो कलर है उसकी तरंग दैर्ध्य कितनी होती है? 380 × 10⁻9 से 435 × 10⁻9 मीटर तक होती है। एंड जो लाल रंग है ना आपका, रेड कलर, उसकी जो है 625 × 10⁻9 मीटर से 740 × 10⁻9 मीटर तक होती है। ये आपको याद रखना है। क्लियर? इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, ऊष्मीय प्रकाश जो होता है ना, ऊष्मीय एवं प्रकाश विकिरण, जो हीट एवं लाइट रेडिएशन होती है, रेडिएशन के बारे में आपने पढ़ा होगा। तो देखिए, इसमें होता क्या है? कोई भी वैद्युतिक ऊष्मक तंतु जो होता है ना, जो हीटिंग एलिमेंट होता है ना, तो उसकी बात कर रहा है, इलेक्ट्रिकल हीटिंग एलिमेंट, जब 900 डिग्री सेल्सियस से अधिक गर्म हो जाता है ना, 900 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक गर्म हो जाएगा, तो वह ऊष्मीय तरंगों के साथ साथ प्रकाश किरणों को भी उत्सर्जित करने लगेगा। भाई जाहिर सी बात है ना। जब वह गर्म हो जाएगा, 900 डिग्री सेल्सियस से अधिक अगर गर्म हो जाता है, तो वो अपनी ऊष्मीय तरंगों के साथ साथ प्रकाश विकिरणों की जो उत्सर्जित करने लगता है ना। जबकि 900 डिग्री सेल्सियस तक गर्म होने से पूर्व वह केवल ऊष्मीय तंतु बनाने में प्रयुक्त पदार्थ का गलनांक कितना होता है? जो गलनांक यानी मेल्टिंग पॉइंट उच्च होता है ना। कैसा होता है? उच्च होता है। तो ये आपको याद रखना है। यानी 900 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म होने से पहले, है ना, गर्म होने से पहले वह केवल ऊष्मीय किरणों को ही उत्सर्जित करता है ना। और इसका जो ऊष्मक तंतु होता है, इसे बनाने में प्रयुक्त पदार्थ का गलनांक कितना होता है? उच्च होता है। इतना आपको याद रखना है। हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। ओके। इसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक यहाँ से आता है प्रदीप्ति, है ना, जिसे हम इल्यूमिनेशन कहते हैं। तो ये क्या है? प्रकाशिक तल के इकाई क्षेत्रफल पर तल की लंबवत दिशा से पड़ने वाले प्रकाश की मात्रा को उस तल की प्रदीप्ति कहते हैं। समझ में नहीं आया ना? एक बार दोबारा पढ़ते हैं। देखिए, प्रकाशिक तल के इकाई, है ना, प्रकाशिक तल के इकाई क्षेत्रफल यानी यूनिट एरिया होना चाहिए, उस पर जो है तल की लंबवत दिशा में पड़ने वाली, है ना, लंबवत दिशा से यानी परपेंडिकुलर होगा, और उससे जो है प्रकाश की मात्रा जो होगी उस तल से
उस तल को क्या कहेंगे, प्रदीप्ति कहेंगे, है ना। जो प्रकाश की मात्रा होगी उस तल की प्रदीप्ति कहलाएगी, बस इतना आपको ध्यान में रखना है। और इसे हम ई से प्रदर्शित करते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। बाकी यहाँ पर मैंने लिख ही रखा है, देखिए ई बराबर एफ अपॉन ए होता है। ये आपका एक फॉर्मूला आ जाता है जो कि डेफिनेशन से ही आया है। मैंने आपको क्या बोला था, प्रकाशिक तल की इकाई क्षेत्रफल, है ना, इकाई क्षेत्रफल पड़ने वाले तल के लंबवत दिशा में, है ना, लंबवत दिशा में प्रकाश की जो मात्रा होगी वो हमारी क्या कहलाएगी, प्रदीप्ति कहलाएगी, है ना। और प्रदीप्ति को हम ई से डिनोट करते हैं, है ना। और प्रदीप्ति फ्लक्स को हम एफ से और तल का क्षेत्रफल को ए से डिनोट करते हैं। ये भी याद रखना है कि किस में लेना है हमें, प्रदीप्ति को हम लक्स में लेंगे, प्रदीप्ति फ्लक्स को हम ल्यूमेन में लेंगे और तल का क्षेत्रफल हम वर्ग मीटर में लेंगे। ये सारी चीज़ें आपको समझना है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। इसके बाद आपका नेक्स्ट जो नोट है इसे आपको याद रखना है। ये नोट आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1 लक्स बराबर 1 ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर होता है। ये ज़रूरत कहाँ पर पड़ेगी, जब आप न्यूमेरिकल करेंगे ना तब आपको इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, है ना। 1 लक्स बराबर कितना होता है भैया, 1 ल्यूमेन प्रति मीटर स्क्वायर होता है ना। इसे मीटर कैंडल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे मीटर कैंडल भी कहते हैं। कैंडल या कैंडिला यहाँ पर लिखा हुआ हो सकता है आपकी बुक में, तो ध्यान देंगे। ये जो है इसे हम मीटर कैंडल या कैंडिला भी कहते हैं। 1 मिलीफोट, है ना, 1 मिलीफोट बराबर क्या होता है, 1 ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर होता है। क्या होता है, 1 मिलीफोट बराबर होता है 1 ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर। क्लियर है। इसके बाद आपका जो है प्रकाशिक तल की प्रदीप्ति मापने का यंत्र मिलीफोट भी है और फुट कैंडल भी है। यानी कि जो प्रकाशिक तल की आप प्रदीप्ति को मापेंगे किसी यंत्र से, है ना, तो उसकी जो है यूनिट क्या है भाई, फोट भी है और फुट भी है ना। क्या है, फोट भी है, मिलीफोट और फुट दोनों है ना। फुट कैंडल, यानी यहाँ पर आपको ध्यान देना है, मिलीफोट या फिर फुट कैंडल, ये क्या है, दोनों यूनिट हैं। दोनों में से कोई भी आपको एग्जाम में मिल सकती है ना, तो कंफ्यूज नहीं होना है। 1 फुट कैंडल बराबर होता है 1 CP बटे फुट स्क्वायर, 1 CP बटे फुट स्क्वायर। अब ये CP क्या है ना, तो CP क्या है आपकी, कैंडल फुट है ना, कैंडल फुट। तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट आपका है प्रदीप्ति को समझने के लिए उससे संबंधित महत्वपूर्ण शब्दावली, कारक, नियम एवं प्रदीप्ति व्यवस्था का ज्ञान होना आवश्यक है। अगर आप प्रदीप्ति को समझना चाहते हो, है ना, इल्यूमिनेशन को समझना चाहते हो, तो उससे पहले आपको क्या है, उससे संबंधित जो शब्दावली होती है, जो टर्म होती है ना, टर्मिनोलॉजी होती है, वो आपको समझना है। एंड इसके फैक्टर को समझना है, रूल्स को समझना है ना, और इसकी व्यवस्था का ज्ञान होना आवश्यक है। तो वो सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे, है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, हम अभी स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन आगे आने वाली वीडियो में हम इसके और आगे के टॉपिक्स को देखेंगे, है ना। तो देखिए ये हमारा है प्रदीप्ति से संबंधित शब्दावली, यानी टर्मिनोलॉजी रिलेटेड टू इल्यूमिनेशन, है ना। ये टर्मिनोलॉजी आपको समझ में आनी चाहिए कि प्रदीप्ति के लिए हम किन किन शब्दावली का इस्तेमाल करते हैं। जैसे प्रदीप्ति फ्लक्स हो गया, ल्यूमेन हो गया, है ना, ठोस कोण हो गया, और ल्यूमेन, बहुत सी ऐसी टर्म हैं जो कि आपको पता नहीं होगी, जैसे चौंध हो गया, चमक हो गया, है ना। इस तरह की बहुत सी टर्म होती हैं, तो वो मैं आपको समझाता हूँ। देखिए सबसे पहले हम प्रदीप्ति फ्लक्स को समझते हैं कि आखिर ये प्रदीप्ति फ्लक्स क्या होता है। तो किसी प्रकाश स्रोत से उत्सर्जित होने वाली प्रकाश किरणों को कुल मात्रा प्रदीप्ति फ्लक्स कहलाती है। यानी किसी प्रकाश स्रोत, कोई प्रकाश स्रोत होगा जहाँ से प्रकाश आ रहा है, वहाँ से उत्सर्जित होने वाली प्रकाश किरणों की जो कुल मात्रा होगी ना, उसको हम क्या कहेंगे, प्रदीप्ति फ्लक्स कहेंगे। इतना आप याद रखेंगे। और इसे एफ से डिनोट करते हैं, ये तो मैंने आपको बताया, लेकिन इसे हम फाई से डिनोट भी करते हैं। कहीं कहीं आपको एफ से मिलेगा और कहीं कहीं फाई, यानी कि इसे हम एफ और फाई दोनों से दर्शा सकते हैं, है ना। इसका मात्रक क्या होता है, अभी जस्ट आपको मैंने बताया, इसका मात्रक ल्यूमेन होता है। क्या होता है, ल्यूमेन होता है। और ये मात्रक पूछे जाते हैं CBT एग्जाम में, तो इन्हें आप हल्के में तो नहीं ले सकते, है ना, अच्छे से इन्हें पढ़िएगा। तो मैंने आपको बताया जो प्रदीप्ति फ्लक्स है इसे एफ और फाई दोनों से डिनोट कर सकते हैं, और इसका मात्रक क्या है, ल्यूमेन है। इतना क्लियर है। चलिए इतना क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं, है ना। तो देखिए इसके बाद आपको एक डायग्राम बनाना है, जो कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, है ना, जो कि कैसा है, गैस धात्विक फिलामेंट लैंप का एक चित्र है, जो कि आपकी बुक में दे रखा है। वहाँ से देखकर आप बनाइएगा, या फिर मैंने नोट्स आपको दे ही दिए हैं, वहाँ से देखकर आप बना सकते हो, है ना। ज़्यादा कुछ है नहीं, बस इस तरह से रिंग टाइप बनाना है। और ये आपका क्या कहलाता है, गैस धात्विक फिलामेंट लैंप कहलाता है ना। तो ये आपको समझ में आया, बिल्कुल समझ में आया होगा। सारी चीज़ें मैंने आपको अच्छे से समझाई हैं, एंड मुझे उम्मीद है कि आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी, है ना। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, है ना,
और चैनल पर नए हैं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आने वाली वीडियोस भी आपको तभी मिलती हैं जब आप चैनल को सब्सक्राइब करते हो, तभी आपके पास नोटिफिकेशन आती है। बाकी आप हो सकता है शुरुआत में आपको इस चैप्टर में बोरियत लगती हो, है ना, कुछ चीज़ें समझ में ना आती हो, तो भाई ये चैप्टर आपके लिए नया हो सकता है। मैंने आपको बताया थोड़ा बहुत आपका लाइट यहाँ पर होगा, बाकी आपको नया ही पढ़ना है ना। तो आपको करना क्या है, इस चैप्टर को कंटिन्यू देखते रहना है। बाकी मैंने जो है इसके ज़्यादा लेक्चर्स भी नहीं बनाए हैं, 2 से 3 लेक्चर्स ही बनाए हैं, वो आपको मिल जाएंगे एंड इसके बाद आपका ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। इसके बाद लगभग 2 से 3 चैप्टर और बचते हैं, वो भी कंप्लीट करा देंगे एंड आपकी थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी, है ना। एंड बाकी मैंने आपको बताया प्लेलिस्ट में जाइएगा, अगर आपसे कोई वीडियो मिस हो गई है वहाँ से जाकर आप देख सकते हो। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।